ईरान, अमेरिका और इजराइल के जंग के बीच डोभाल जी एक के बाद एक सीक्रेट मीटिंग्स करते जा रहे हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है या कुछ ऐसी तैयारी हो रही है जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाने वाली है? बड़े बड़े देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स अपने अपने देश संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सब भारत और मोदी जी की तरफ क्यों देख रहे हैं? पाकिस्तान क्यों चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा है? उसे किसका डर है? क्या भारत पाकिस्तान पर अटैक करके पीओके लेने वाला है या कुछ और बहुत बड़ा होने वाला है? इसी बीच रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का राइट हैंड डिप्टी पीएम दिल्ली आता है और आते ही मोदी जी, डोभाल जी और जयशंकर जी के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग होती है, जिसमें रशिया भारत को ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन की चाबी सौंप देता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बड़े मुद्दों पर। पहला, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का पूरा मामला। दूसरा, तेल संकट की असली कहानी। और तीसरा, आखिर क्यों 35 से ज्यादा देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं। 2 अप्रैल को दिल्ली के 13 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुई। साइरेंस बजे, इवैक्यूएशन का अभ्यास हुआ, फॉरेन डिप्लोमेट्स के इलाकों में इमरजेंसी निकासी की रिहर्सल हुई। ये वही नजारा था जो 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले देखा गया था। डोभाल जी उस दिन की सुबह से ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देख रहे थे। पिछले कुछ महीनों की एक एक घटना उनके सामने थी और पैटर्न साफ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई 19 को एक पाकिस्तानी टेरर नेटवर्क बस्ट हुआ जो ऑपरेशन का डेटा लीक कर रहा था। जून 26 को इंडियन नेवी का एक क्लर्क दिल्ली से पकड़ा गया जो आईएसआई को ऑपरेशन की डिटेल्स बेच रहा था। सितंबर में आईएसआई लिंक्ड नेपाली नेटवर्क पकड़ा गया और उसी वक्त दिल्ली के लाल किले के पास अटैक की प्लानिंग सामने आई। 2900 किलोग्राम एक्सप्लोसिव बरामद हुआ। दिसंबर में राजस्थान से आईएसआई का एक और एजेंट। फरवरी में बांग्लादेश टेरर आउटफिट से लिंक्ड 8 लोग बंगाल और तमिलनाडु से। 26 मार्च को अलकायदा और आईएसआईएस से जुड़े 12 लोग एक साथ गिरफ्तार हुए। डोभाल जी जानते थे कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जो भारत को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान की आईएसआई इसे पाकिस्तान में बैठकर ऑपरेट कर रही थी। यही वजह है कि पीएम मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की लगातार बैठकें बुलाई हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री सब एक साथ। वेस्ट एशिया क्राइसिस के लिए पेट्रोलियम मिनिस्टर की बैठक काफी होती, लेकिन जब डिफेंस और होम मिनिस्ट्री दोनों इन्वॉल्व हों तो इसका मतलब कुछ और है और डोभाल जी इन सभी बैठकों का केंद्र है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने तिरुवनंतपुरम में साफ कहा, अगर कोई भी भारत के खिलाफ मिस एडवेंचर करने की सोचता भी है तो उसके खिलाफ अनप्रेसिडेंटेड और डिसाइसिव एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि उसके अखबार डॉन में न्यूज चली कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है जिसमें जेलों में बंद पाकिस्तानी प्रिजनर्स को बॉर्डर पर ले जाकर ब्लास्ट करवाएगा ताकि पाकिस्तान पर ब्लेम आए। इतना डर। पाकिस्तान ने अपना नेवी का RS-72C ईगल एयरक्राफ्ट अरेबिया सी में रिकॉग्निशन के लिए भेजा है। मिसाइल टेस्टिंग जारी है। ख्वाजा आसिफ बयान दे रहे हैं, लेकिन इंडिया के नेवी चीफ ने कहा, वी वो मिनट्स अवे फ्रॉम स्ट्राइकिंग पाकिस्तान फ्रॉम द सी। ऑपरेशन सिंदूर में नेवी यूज नहीं हुई थी, अगली बार हो सकती है। जैसलमेर में हाईटेक साइरेंस टेस्ट हुए। श्रीनगर, जोधपुर, अडामपुर और पुणे के एयरपोर्ट्स मेंटेनेंस के नाम पर बंद है। ये वही एयरपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर के सबसे नजदीक हैं। डोभाल जी ये सब देख रहे थे और उन्हें पता था कि अगला कदम क्या होगा। डोभाल जी के ऑफिस में उस दिन रशिया के एजेंट्स बैठकर इंतजार कर रहे थे। इससे पहले जो हुआ था वो समझना जरूरी है। रशिया की इंटेलिजेंस ने मॉस्को से न्यू दिल्ली को अलर्ट किया था कि उनके नॉर्थ ईस्ट में 7 फॉरेन ऑपरेटिव्स घुसे हैं, जिनमें अमेरिका का CIA एजेंट मैथ्यू वेंडिक और 6 यूक्रेनी ऑपरेटिव्स शामिल थे। ये वही मैथ्यू वेंडिक था जो लीबिया, म्यांमार और वियतनाम हर उस जगह पहुंचता है जहां युद्ध शुरू होने वाला होता है। इनका मिशन था नॉर्थ ईस्ट के एंटी इंडिया एलिमेंट्स को एडवांस्ड ड्रोन वॉरफेयर सिखाना। ड्रोन कैसे बनाएं, कैसे उड़ाएं और एयरपोर्ट जैमिंग टेक्नोलॉजी। टारगेट था मोदी जी जब वे मणिपुर जाते, लेकिन मोदी जी गए नहीं, अमित शाह गए। 6 महीने ये ऑपरेटिव्स भारत में बैठे रहे, केयरलेस हुए और तभी रशिया की इंटेलिजेंस ने इनकी पूरी मूवमेंट ट्रैक करके NIA को दी। ड्रोन असेंबली लोकेशंस, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक नेटवर्क्स।
एनआईए ने दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता से ट्रैप बिछाकर सातों को पकड़ा। वॉशिंगटन हैरान था, भारत को पता कैसे चला? यूक्रेन फ्यूरियस था, हमारे लोगों को छोड़ो। भारत ने कहा, बाहर में जाओ। यही वजह है कि रशिया के फर्स्ट डिप्टी पीएम डेनिस मंत्रोव सीधे पीएम के ऑफिस पहुंचे और मोदी जी ने उनसे कहा, वेलकम टू योर सेकेंड होम। ये डिप्लोमैटिक कुर्सी नहीं था, ये एक अनस्टॉपेबल स्ट्रेटेजिक अलायंस का डिक्लेरेशन था। रशिया को भारत की जरूरत है क्योंकि यूक्रेन ने उसकी रिफाइनरीज तबाह कर दी हैं। क्रूड ऑयल है लेकिन प्रोसेस नहीं कर सकता, और यूरोपियन यूनियन ने जनवरी 2026 में रशियन रिफाइंड ऑयल पर टोटल बैन लगा दिया है। भारत ही एकमात्र देश है जो अमेरिका, रशिया, ईरान और सऊदी सबका तेल प्रोसेस कर सकता है। और डोभाल जी के रूम में जो मांगा गया वो था रशिया का इंटेलिजेंस प्लेबुक। डोभाल जी ने रशिया से मांगा, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, अफगानिस्तान में कौन सी गेम्स खेली जा रही हैं, बांग्लादेश में जिहादी मूवमेंट्स कहां है, मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी क्या कर रहे हैं। ये सब रियल टाइम इंटेलिजेंस रशिया के पास है क्योंकि उसका डीप स्पाई नेटवर्क पूरी दुनिया में है। रशिया तैयार हो गया। मैथ्यू वेंडिक की अरेस्ट इसी लॉयल्टी का प्रूफ था। मॉस्को ने वेस्ट का पूरा प्रॉक्सी ऑपरेशन नेटवर्क भारत को थमा दिया। अब पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है वो भी रशिया के एजेंट्स शेयर करने वाले हैं। पिछले एक हफ्ते में डोभाल जी 3 बार मोदी जी से मिल चुके हैं। 2 CCS मीटिंग्स हो चुकी हैं। रशिया अनलिमिटेड ऑयल सप्लाई देने को तैयार है और रशियन इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू होने वाली है। जो रूल्स पहले वॉशिंगटन बनाता था, आज वो रशिया और न्यू दिल्ली मिलकर बना रहे हैं। एक बात और, जो लोग ये देख रहे हैं उनमें से 98.9% ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आगे क्या जानना चाहते हैं। असल में तेल का मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये वो सकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 1/3 क्रूड ऑयल और गैस गुजरती है। अरब देश, ईरान, इराक सबका तेल इसी रास्ते से निकलता है और दुनिया के बाकी देशों तक पहुंचता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग छिड़ते ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दी है, और अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल की सप्लाई रुक जाती है। दुनिया भर में फ्यूल की कमी होती है और हर देश की इकोनॉमी हिल जाती है। इसीलिए सब घबरा रहे हैं और इसीलिए सब भारत की तरफ देख रहे हैं। अब समझते हैं कि रशिया का डिप्टी पीएम डेनिस मंत्रोव दिल्ली क्यों आया है और उसने भारत को क्या दिया है। रशिया के पास क्रूड ऑयल तो है, लेकिन यूक्रेन ने पिछले कुछ सालों में रशिया की ज्यादातर रिफाइनरीज पर ड्रोन अटैक्स करके उनकी कैपेसिटी लगभग खत्म कर दी है। रशिया अब अपने खुद के नागरिकों और मिलिट्री को तेल सप्लाई करने में मुश्किल से सक्षम है। एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात है। इसीलिए रशिया ने अप्रैल से 4 महीने के लिए पेट्रोल और डीजल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। दूसरी तरफ दुनिया में तेल की भारी कमी है। वेनेजुएला का तेल बंद है, ईरान का बंद है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने से बाकी सप्लाई भी रुकी हुई है। चाइना, यूरोप और अफ्रीका चीख रहे हैं कि उन्हें तेल चाहिए और यहाँ एंटर होता है भारत। भारत के पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड और लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरीज का पूरा सिस्टम है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी और देश के पास नहीं है। पिछले 4 साल में भारत ने रशिया से सस्ता क्रूड लेकर उसे रिफाइन करके पूरी दुनिया को तेल बेचा है। डेनिस मंत्रोव इसीलिए दिल्ली आया है। रशिया ने अपनी पूरी क्रूड ऑयल सप्लाई भारत को देने का ऑफर किया है, अनलिमिटेड, डिस्काउंटेड, रोजाना सैकड़ों शिप्स के साथ। भारत रूस का सस्ता क्रूड लेगा, उसे अपनी रिफाइनरीज में टॉप ग्रेड डीजल, पेट्रोल और एविएशन फ्यूल में कन्वर्ट करेगा और फिर उसे चाइना, यूरोप, अफ्रीका को प्रीमियम प्राइस पर बेचेगा। चाइना अब रशिया से डायरेक्टली तेल नहीं खरीद सकता क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस है, उसे भारत से मांगना पड़ेगा। अमेरिका भारत पर सैंक्शंस नहीं लगा सकता क्योंकि उसे चाइना को कंटेन करने के लिए भारत की जरूरत है। मोदी जी ने 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कट देकर देशवासियों को रिलीफ दिया था और एक्सपोर्ट पर 22 रुपए का टैक्स लगाया था। अब जब रशिया का डिस्काउंटेड क्रूड मिलेगा तो वो 10 रुपए का नुकसान दुनिया से 22 रुपए कमाकर पूरा हो जाएगा। 10 रुपए दिए, 22 रुपए कमाने शुरू कर दिए। भारत अब तेल का बायर नहीं, सेलर बनने वाला है। जो देश कल तक आंखें दिखाते थे, आज भारत ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी का गारंटर बन रहा है। 35 देशों की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है
और उसमें लीड कर रहा है भारत। अमेरिका खुद जंग में फंसा है, रशिया यूक्रेन में उलझा है, चाइना अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है जो न्यूट्रल हो, जिस पर सब भरोसा करें, जो सबसे बात कर सके। सब भारत की तरफ देखते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का वो ऑफिशियल स्टेटमेंट। ईरान की एम्बेसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आवर इंडियन फ्रेंड्स आर इन सेफ हैंड्स, नो वरीज। इसका मतलब है कि भारत के शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। जब पूरी दुनिया के लिए ये रास्ता बंद है, तब भारत के लिए खुला है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि भारत और ईरान के बीच वर्षों से एक साइलेंट रिलेशनशिप रही है। एनर्जी ट्रेड होती रही, चाबहार पोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन होता रहा, सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी के लिए दोनों साथ काम करते रहे। ट्रंप के सैंक्शंस के बाद भारत को ईरान से ऑफिशियली रुकना पड़ा, लेकिन डिप्लोमैटिक टाइज कभी नहीं टूटे। ईरान भारत को एक न्यूट्रल देश के रूप में देखता है, न पूरी तरह यूएस इजराइल के साथ, न उनके खिलाफ। भारत सबसे बात करता है, यूक्रेन से भी, रूस से भी, अमेरिका से भी, ईरान से भी, और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज जब सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, भारत वो अकेला देश है जिस पर सब भरोसा करते हैं, और इसीलिए 35 देश उस मीटिंग में भारत को लीड करते देख रहे हैं। इधर भारत में ऑपोजिशन एक नई नैरेटिव चला रहा है। जब से मोदी जी ने कोविड का जिक्र किया है, ऑपोजिशन ये फैला रहा है कि भारत में कोई तैयारी नहीं है, मोदी जी कुछ नहीं कर पाते, लॉकडाउन लगने वाला है, मजदूर शहर छोड़कर गांव जा रहे हैं, लोगों के पास कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। दुनिया के डेवलप्ड देश जिनके पास संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वे इस सिचुएशन में हाथ पांव मार रहे हैं। उनकी इकोनॉमीज तेल की कमी से हिल रही हैं, उनके नेताओं को रास्ता नहीं सूझ रहा, और वही देश अब मोदी जी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ऑयल पर जो एक्साइज ड्यूटी कट मोदी जी ने की थी, यूके ने वही किया। जो इकोनॉमिक बफर स्ट्रेटेजी भारत ने बनाई, ऑस्ट्रेलिया ने उसे अडॉप्ट किया। जो ग्लोबल एनर्जी डिप्लोमेसी भारत ने खेली, बड़े बड़े देश उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस देश के ऑपोजिशन को लग रहा है कि यहां कुछ नहीं हो रहा, उसी देश के नेता की नीतियां दुनिया कॉपी कर रही है। और इसी बीच पाकिस्तान एक अजीब खेल खेल रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया में यह ऐलान किया है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन कर रहा है। तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स इस्लामाबाद पहुंचे, बड़े बड़े बयान आए, फोटोज आई। पाकिस्तान ने खुद को इस पूरे युद्ध का पीस मेकर बताना शुरू किया। लेकिन उस मीटिंग में ईरान नहीं था, इजराइल नहीं था, अमेरिका नहीं था। जिनके बीच युद्ध है वो कोई भी वहां नहीं था। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दलाल से ज्यादा कुछ नहीं था। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इस पर एक ही लाइन में जवाब दिया, नॉट अ ब्रोकर नेशन लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये दलाली का इतिहास नया नहीं है। 1971 में जब अमेरिका चाइना के साथ रिलेशंस बनाना चाहता था, तो पाकिस्तान को बीच में रखा। पाकिस्तान ने अमेरिका के एनएसए किसिंजर को सीक्रेटली चाइना पहुंचाया, और बदले में अमेरिका ने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों पर आंखें बंद कर ली। यही वो डील थी जिसने बांग्लादेश बनाने में डिले की। आज वही पैटर्न दोहरा रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान को रीट्वीट किया, थोड़ी इज्जत मिली, और पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज तक ट्रंप के लिए मांग लिया। असल में ट्रंप ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली यूज किया है। मुस्लिम वर्ल्ड का इकलौता न्यूक्लियर स्टेट है। थोड़ा हाथ पकड़ा, थोड़ा दिखाया और अपना काम निकाल लिया। बदले में आईएमएफ से पाकिस्तान को $1.2 बिलियन का कर्ज मिला। बस इतनी है इसकी कीमत। इधर ईरान ने पाकिस्तान की इस पूरी मीटिंग को एक लाइन में डिसमिस किया, वी डिडंट पार्टिसिपेट, रिमेंबर हु स्टार्टेड इट। और इसी बीच एक और चीज हो रही है जो पाकिस्तान को रात को सोने नहीं देती। बलोचिस्तान में BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी, ये सब अब एक छत के नीचे आ गए हैं, जिसे बलोच रजी अजोई संगर कहते हैं। ये पहला पॉजिटिव स्टेप था। दूसरा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान आर्मी से बदला लेना चाहती है, वो भी इस बलोच अम्ब्रेला के साथ हाथ मिला चुकी है। सीपेक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, 11 साल से बन नहीं पाया। बलोचिस्तान के 500 किलोमीटर के हिस्से में बलोच एक्टिविस्ट्स इतने एक्टिव हैं कि 15,000 पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स, चाइना की 4 सिक्योरिटी एजेंसीज और पूरी इंटेलिजेंस वहां है।
फिर भी कंट्रोल नहीं है। कारण सिंपल है, पाकिस्तान के आम लोगों को पता है कि सीपैक का फायदा सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री जनरल्स को होगा, उन्हें नहीं। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलोचिस्तान में चाइनीज इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल, ये वो ढाल है जिसकी आड़ में वो जिहाद चला रहा है। पाकिस्तान को F-35 से नहीं रोकना है, उसकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को डिसमेंटल करना है। ये काम कोवर्ट लेवल पर होगा। रॉ को इसकी फ्रीडम देनी होगी। रॉ 1968 में बनी, 3 साल बाद 1971 में बांग्लादेश बना दिया। 50 साल पुरानी रॉ को अगर आज फ्रीडम दी जाए तो पाकिस्तान का क्या होगा, ये पाकिस्तान को भी पता है, इसीलिए वो चिल्ला रहा है। जय हिंद।